morning all of you. Welcome to SR Global Academy e-learning platform. उम्मीद है कि आप सभी बच्चे वीडियो से स्टडी से रिलेटेड बेनिफिट्स ले रहे होंगे और इसी क्रम में आज क्लास 7 का फर्स्ट लेक्चर वो आपके बीच में लेके आया हूँ और आप सभी इसे अच्छे से देखेंगे, इसके स्पेसिफिक नोट्स प्रिपेयर करेंगे और इससे रिलेटेड डाउट्स और कमेंट्स जो भी आपके होंगे वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं, जिससे आपके डाउट्स और आपके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट किया जाएगा। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट सेशन का नेम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन पोषण। प्लांट्स पौधे, जितने भी पौधे हैं उनके अंदर बेसिकली न्यूट्रिशन पोषण जो है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। नेक्स्ट आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन प्लांट्स के इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट वन तो ये बात करते हैं कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं और ये स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद ही प्रिपेयर करेंगे, खुद ही बनाते हैं। और आपने सुना होगा पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो बेसिकली इस काम को परफॉर्म करने के लिए अपना बेटर टू बेटर रोल प्ले करती हैं। इसी कैटेगरी को पढ़ते हुए आगे की नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करें और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो डिफरेंसेस पे ध्यान देते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी हैं बेसिकली जो डिफर होती हैं, जो अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, जो भी डिफर होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की कैपेबिलिटी होती है बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की कैपेबिलिटी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की कैपेबिलिटी नहीं होती। लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में मोशन की एक्टिविटी या कैपेबिलिटी होती है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो शिफ्ट हो सकते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कर सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा ह्यूमन बींग्स की जो स्टेट्स होती हैं, बेबी बॉय से लेकर एक ओल्ड एज तक अलग अलग स्टेप्स में वो ग्रोथ करते हैं, बट नॉन लिविंग ऐसा नहीं कर सकते। इसके उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं लिविंग्स के लिए। देखिए तो लिविंग्स के लिए मैंने बताया आपको ह्यूमन बींग्स का एक एग्जाम्पल लिया, इसमें सबसे पहले बेबी बॉय, फिर नेक्स्ट स्टेज चिल्ड्रन, चाइल्ड फेज में आता है और चाइल्ड के जस्ट बाद जो है वह एडल्ट फेज में आ जाता है और व्यस्त, और इसी के साथ साथ फिर वह ओल्ड एज में कन्वर्ट हो जाता है, बुढ़ापा। बट अगर हम बात करें ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा बेसिकली ना इसमें ग्रोथ हो रही है, ना इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है और ना ही इसमें किसी भी प्रकार का रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो हम ये मान सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें डिफरेंसेस जैसा कि हमने पढ़ा और उन्हीं को ही न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उसी डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर कंक्लूजन ये निकलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड आगे बढ़ते हैं, इसमें लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनको ही भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, वाई? अगर हम देखते हैं तो हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको सर्वाइव करने के लिए, उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा ही वो उसी आकार उसी अनुरूप जो है वो अपने आप को चेंज करते हैं और कुछ समय पश्चात उसी चीज़ की एडप्ट हो जाते हैं, आदत हो जाते हैं। रखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट एंड आल्सो अडैप्ट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो रिप्रोड्यूस एंड रेस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट, रिप्रोड्यूस भी करते हैं और रेस्पॉन्ड भी करते हैं एनवायरनमेंट के प्रति। जैसा एनवायरनमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पर पोलर बियर, आपने सुना होगा कि पोलर बियर जो है शीत प्रदेश का भालू होता है। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें पाए जाते हैं, जैसे शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। इसके अलावा फैटी जो लेयर होती है स्किन की वो पाई जाती है, जिससे कम से कम उन्हें सर्दी लगती है। तो ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड एक्सक्रीट एज वेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो श्वसन की प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं, सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया को समाप्त करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसमें दो प्रोसेस से फर्क होता है, एक इनहेलेशन, एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सहेलेशन का मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ये सारी चीजें हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पढ़ी। अब हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है सेल। अब बात करते हैं कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? तो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल सबसे छोटी इकाई होती है जीवन की। सेल्स आर टाइनी यूनिट्स दैट हेल्प मेक अप ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी किसी भी सजीव का अगर निर्माण करना है, किसी भी सजीव को बनाना है, तो हमें सेल की आवश्यकता होती है। और जो सेल जो है, कोशिका जो है, बहुत ही छोटी यूनिट होती है, इकाई होती है। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म, विशालकाय डायनासोर के बारे में बात करें या विशालकाय हाथी के बारे में बात करें, तो वो सभी जानवर जो हैं छोटी से छोटी जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उनसे ही मिलकर इतने बड़े बनते हैं। इस तरीके से इन कोशिकाओं को बेसिकली शरीर के निर्माण की एक अहम योगदान माना जाता है। ये हमारे छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, सेल्स, वो सब कंबाइंड होते हैं और टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यू बनने के बाद बहुत सारे टिश्यूज मिलकर ऑर्गेन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गेन मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेन सिस्टम। और मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का क्रिएशन या एक ऑर्गेनिज्म को जनरेट करते हैं, बनाते हैं। अगर सेल के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 3 मेजर पार्ट्स इसमें बताए गए हैं सेल से। सबसे पहले ए थिन आउटर लेयर, एक पतली सी बाह्य परत होती है जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। यानी कोशिका की जो लेयर होती है या कोशिका का आउटर जो लेयर होता है, परत जो होती है, कोशिका झिल्ली के आउटर लेयर होती है। दूसरा पार्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। एक स्फेरिकल संरचना जो होती है वो कोशिका के केंद्र में स्थित होती है। किसमें स्थित होती है बच्चों? केंद्र में स्थित होती है। और एक जेली लाइक सब्सटेंस जो है, जेल जैसा, वो बेसिकली न्यूक्लियस के चारों ओर पाया जाता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो बच्चों हमने सेल के 3 सेगमेंट पढ़े। सेल का आउटर लेयर जो होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा सेगमेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, वो बेसिकली क्या है? हमारी सेंटर में जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाई जाती है, सेंटर, तो बेसिकली उसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। एंड नेक्स्ट कंटेंट जो आता है, जेली लाइक जो सब्सटेंस होते हैं, जेली लाइक जो सब्सटेंस है जो हमारे न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाते हैं, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड अगर बात करें
तो ये सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसमें ये ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ जस्ट वन आर कॉल्ड सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि मैंने अंडरलाइन किया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? सिंगल सेल या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमीबा इसका बेटर एग्जांपल है। ये आपको एग्जांपल के ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विद मोर देन वन सेल, एक सेल से ज्यादा वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी जो बॉडी होती है बेसिकली वो क्या कहलाती है बच्चों? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है। क्या कहलाती है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाती है। थर्ड पॉइंट, बेसिकली जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं हमारे, ऑल ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये जितने भी हैं वो सारे के सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो या तो सिंगल सेलुलर होंगे या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेलुलर में जैसा कि हमने बताया इसमें अमीबा, और मल्टी सेलुलर में जैसे हम देख सकते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और भी बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होता है वो है न्यूट्रिशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने ये इसको ब्लॉक कर दिया है बेसिकली, और न्यूट्रिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड। क्या है बेटा? मोड ऑफ टेकिंग फूड, यानी कह सकते हैं कि बेसिकली न्यूट्रिशन जो होता है वो एक प्रकार का क्या है? मोड है, एक प्रकार का मैनर है जिसके तरीके से हम भोजन को ग्रहण करते हैं। और बेसिकली ये वर्क किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। एंड इसका यूटिलाइजेशन जो है, इसका यूटिलाइजेशन कौन करता है? बॉडी करती है। ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी होती है वो बेसिकली इस न्यूट्रिशन का कंजप्शन करती है, यूज करती है। जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड और नेक्स्ट बात करते हैं। न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, न्यूट्रिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्यों है? हम बात करेंगे इसमें कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फूड के द्वारा बेसिकली क्या किए जाते हैं? कंज्यूम किए जाते हैं। इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जितने भी बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके शरीर के निर्माण के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए जो है न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। आप देख पा रहे हैं थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिशन जो होता है वो बेसिकली हेल्प करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? हेल्प करते हैं। इसमें करते हैं रिपेयर एंड डैमेज पार्ट्स। किसके लिए करते हैं? जो हमारे शरीर में जो डैमेज हिस्सा जो होता है, डैमेज जो पोर्शन होता है उसको बेसिकली क्या करते हैं? रिपेयर करते हैं। डैमेज पार्ट्स कौन सा हो सकता है? कोई पर्टिकुलर ऑर्गन भी हो सकता है। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ऑर्गन को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? हाईलाइट कर दिया, ये ऑर्गन है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड। न्यूट्रिशन के बारे में अगर बात करते हैं तो हम यहाँ चर्चा करेंगे। यह एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और जितने भी हमारे पास फंक्शंस होते हैं, वेरियस फंक्शंस जो होते हैं उन सबके लिए पर्टिकुलर क्या होता है? हमारे पास जो वेरियस फंक्शंस हैं उनके लिए हम देख पाते हैं कि प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन सप्लाई होते हैं या कंज्यूम किए जाते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा नेक्स्ट जो पोर्शन है वो पर्टिकुलर पोर्शन उसको हम देख पा रहे हैं। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो स्लाइड है हमारी ऑटोट्रॉफ से रिलेटेड और हेटेरोट्रॉफ से रिलेटेड। ऑटोट्रॉफ से रिलेटेड अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा, तो इससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉफ जो है एंड हेटेरोट्रॉफ्स, इन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बेसिकली ऑटोट्रॉफ्स
स्वयंपोषी, यानी इसका हिंदी सेंस जो है, हिंदी मीनिंग जो है बेसिकली स्वयंपोषी होता है। और हेटेरोट्रॉफ जो आता है वो बेसिकली क्या आता है, हेटेरोट्रॉफ जो आता है वो आता है परपोषी। अब परपोषी का सेंस सीधा सीधा जो दूसरे ऊपर डिपेंडेबल हो, जो दूसरे पर आधारित हो, निर्भर करता हो, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बेसिकली हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा जो मैनर है उसमें हम देखेंगे प्रॉपर तरीके से। इसमें हम देख पा रहे हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट मेक फूड एंड देम सेल्वेज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्या देखा बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं हमने, जैसे कि प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, इसमें एग्जांपल है ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये कह सकते हैं कि प्लांट्स आर द एग्जांपल ऑफ द ऑटोट्रॉफ्स एंड मेक देयर द फूड, जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। और वो भी किसकी वजह से बनाएंगे, एक बनाएंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, दूसरा जो प्रोडक्ट होगा आपका वो हो जाएगा वाटर के द्वारा, और तीसरा जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा लाइट एनर्जी के द्वारा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे कि 3 कंपोनेंट्स के ऊपर मैंने टिक मार्क किया है यहाँ पे। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर और नंबर 3 लाइट एनर्जी। इन तीनों का कंजम्पशन करके एक पौधा जो होता है तो क्या करता है, अपना भोजन खुद बनाता है। नेक्स्ट, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बेसिकली यूजुअली टेक प्लेस रेडीमेड फूड, यानी कह सकते हैं कि और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स के अलावा, वो सारे के सारे क्या करते हैं बच्चों, रेडीमेड फूड लेते हैं। रेडीमेड फूड का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, बना बनाया भोजन जो होता है वो तैयार करते हैं। और बनाया हुआ भोजन मिलता कहाँ से है, वो मिलता है ऑटोट्रॉफ से। किससे मिलता है बच्चों, ऑटोट्रॉफ से। नेक्स्ट है, और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफ कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हेटेरोट्रॉफ, यानी परपोषी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन है एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, यानी 2 बेसिकली कैटेगरीज हमने इंक्लूड की हैं। एक लिया है हमने एनिमल्स और दूसरे लिए हमने ह्यूमन बीइंग्स। ये दोनों ही क्या है, हमारे एग्जांपल्स इसके हेटेरोट्रॉफ्स के, और जो बेसिकली किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। इस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। और ये भोजन के पर्टिकुलर कर सकते हैं कि मेनी वेज जो है अलग अलग तरीके से जो है हम इनको क्या कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कंजर्व कर, ये कह सकते हैं कि एनिमल और ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो प्लांट से मिले हुए जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको इजी वे में वो क्या करते हैं, कंजर्व कर देते हैं, अलग अलग तरीकों से कंजर्व करते हैं। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक हो गया, ऑटोट्रॉफ्स हो गया, हेटेरोट्रॉफ्स हो गया, दोनों के बारे में बता दिया। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना भोजन क्या बनाते हैं बच्चों, खुद बनाते हैं, वो क्या हो गया, हमारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए। और दूसरा वाला जो कंटेंट है वो हमारा ये हो गया कि ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, डिपेंडेबल होते हैं ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर ही, उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे पर्टिकुलर ये मैनर रिप्रेजेंट हो रहा, सॉरी हाँ। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो पर्टिकुलर हम देख पा रहे हैं इसमें कि ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। और ये आपके लिए मैंने क्या ले लिया है, इनका कलर चेंज कर देता हूँ, और ये रेड मार्क मैंने इंक ले ली है, रेड की जगह येलो, और ये लीजिए येलो। नेक्स्ट कंटेंट है हमारा फोटोसिंथेसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा टॉपिक होगा फोटोसिंथेसिस, और इसमें हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सिंथेसिस। ये क्या है, पर्टिकुलर प्रोसेस है बच्चों, क्या है, प्रोसेस है। और जो बेसिकली क्या करता है, सिंथेसिस करता है फूड, बेसिकली क्या करता है ये आपको, यानी भोजन के अंदर या भोजन को प्राप्त करने के लिए ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जो भी फूड वगैरह बनाया जाता है, जो भी प्रोडक्ट जो है सिंथेसिस किया जाता है वो पर्टिकुलर किस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दिस प्रोसेस यूजुअली टेक प्लेस इन लीव्स एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स। जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये प्रोसेस जो है, यानी ये जो परफॉर्मेशन, ये परफॉर्म जो होता है, ये वर्क, ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है, वो बेसिकली कहाँ होता है, लीव्स और प्लांट्स के बीच में। कहाँ होता है बच्चों, लीव्स एंड प्लांट्स के बीच में होता है। नेक्स्ट जो आ रहा है हमारे पास कंटेंट, वो प्रोसेस एंड रिक्वायर्स। नेक्स्ट हम देख पा रहे हैं इसमें जो थर्ड लाइन हमारा जो रहेगा वो
ये है कि प्रोसेस रिक्वायर क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर पिगमेंट्स। ये प्रोसेस जो होता है बेसिकली ग्रीन कलर के जो पिगमेंट्स होते हैं उनके लिए, यानी कह सकते हैं प्रोसेस रिक्वायर द क्लोरोफिल। इस प्रोसेस के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चों? क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है। और जिसमें ग्रीन कलर पिगमेंट जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है उसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें सनलाइट का जो पूरा पोर्शन बन रहा है वो, एंड सनलाइट जो हमें कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम ये कह सकते हैं बच्चों इसके अंदर 4 प्रकार के कंटेंट जो है वो मिलकर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को पूरा करते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, पहला कंटेंट हमारा हो जाएगा H2O यानी वाटर, दूसरा कंटेंट जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा जो कंटेंट है उसको हम क्या लिखेंगे? ये सनलाइट का साइन मैंने बताया है HU। एंड नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो हमारा आता है क्लोरोफिल। क्या आता है बच्चों? क्लोरोफिल। जैसा कि मैं लिख पा रहा हूँ इसमें, बेसिकली क्लोरोफिल के बारे में हम चर्चा करेंगे। सॉरी बाय मिस्टेक। क्लोरोफिल वाला जो कंपोनेंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके, ये क्लोरोफिल का जो सेगमेंट है वो, यानी 4 प्रकार के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम चर्चा करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है ऑर्गेनेल्स से रिलेटेड। ऑर्गेनेल्स से रिलेटेड हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो देखते हैं हम, जिसमें हमारी नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा, जैसा कि हमने देख पा रहे हैं ये ऑर्गेनेल्स आर टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर इनसाइड अ सेल। जैसा कि आप फर्स्ट लाइन देख पा रहे हैं इसमें, ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनेल्स होती हैं, ऑर्गेनेल का जो सेगमेंट होता है वो हमारा, जैसे ऑर्गेनेल के बारे में चर्चा करते हैं तो ऑर्गेनेल आर द टाइनी सेलुलर स्ट्रक्चर इन द इनसाइड द सेल्स वेयर द परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, जो किसी विशेष प्रकार के फंक्शंस को ऑपरेट करते हैं या कंप्लीट करते हैं ऑर्गेनेल। और इसमें अगर बात करेंगे सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे तो मिटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम ले सकते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया एक एग्जांपल होता है जैसे कि ऑर्गेनेल्स में। ऐसे ही हम लाइसोसोम को ले सकते हैं, और भी बहुत सारे मेनी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सेल के इनर साइड में पाए जाते हैं, जिसमें दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जैसे कि बताया जाता है कि ये क्लोरोफिल का जो सेगमेंट होता है वह साइटोप्लाज्म के सेगमेंट में आता है। एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में चर्चा की जाती है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल है। इसमें आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी बेसिकली में कैरीज आउट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट जो होता है सेल ऑर्गेनेल है। एंड इसी के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए बड़ा ही मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। एंड नेक्स्ट हम कंटेंट पे बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। और तो नेक्स्ट कंटेंट हमारा जो रहेगा वो रहता है हमारा क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड। अब हम बात कर रहे हैं व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, द क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट्स इन अ प्लांट। यानी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का ऑर्गेनेल का टाइप है जो कि पौधे के अस्तित्व के लिए बड़ा ही जरूरी होता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें कंटेंट होता है क्लोरोफिल एंड ग्रीन कलर पिगमेंट, जिसे हम बेसिकली कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनेल है हमारा, ऑर्गेनेल के अंदर जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं ये ऑर्गेनेल क्लोरोफिल को कंटेन करता है, जो बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। और ये रेस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है बच्चों? रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, प्लांट की प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट कंपोनेंट जो आता है हमारा वो आता है क्लोरोफिल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लोरोफिल में हमारा जो कंटेंट है ये ऑर्गेनेल का टाइप है। एंड इसी के साथ साथ हम देखेंगे इसमें क्लोरोफिल जो होता है बेसिकली, क्लोरोफिल इज द पिगमेंट एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन अ ग्रीन प्लांट। यानी पौधों के अंदर बेसिकली जितने भी हरे पौधे होते हैं उनके अंदर भोजन वगैरह बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है क्लोरोफिल, क्योंकि सनलाइट जो होती है उसको गेन करने के लिए, यही कह सकता हूँ कि सनलाइट का जो मेहनत होता है उसको प्रॉपर
बेसिकली हेल्प करता है लीव्स में यूज द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट प्रिपेयर फूड यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल। ये और क्लोरोफिल जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है सनलाइट की एनर्जी को, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और मिनरल्स के बीच में रिएक्शन कंप्लीट होती है। ऑक्सीजन जो होता है वह बाई प्रोडक्ट होता है। बाई प्रोडक्ट का सेंस जैसे यहाँ आ रहा है कि प्रोडक्ट रिलीज होता है और दिस प्रोसेस, और इस इक्वेशन को हम बेसिकली यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर बात करें तो हम लिखेंगे इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O और इन प्रेजेंस ऑफ, यानी ये कह सकते हैं, और इसमें हम क्या कर सकते हैं बच्चों, क्लोरोफिल का जो सेगमेंट होता है हमारा, यानी ये क्लोरोफिल मैंने लिख दिया है, इस पे आपको समझाने के लिए मैंने इसको इस तरीके से नोट डाउन कर रहा हूँ। इसके अलावा सनलाइट, इसके अलावा सनलाइट भी होती है जो सामान्यतः पौधे की जो मैंने यानी कह सकते हैं कि पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वो गेन करती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड H2O जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाती है बच्चों, ये बनाती है ग्लूकोज, जिसमें C6 H12, और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है बेसिकली वो आपके पास बनता है ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट, जैसे कि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। और वाटर कंटेंट वगैरह जो भी मैंने इनमें बैलेंस करते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली हम लेते हैं इसमें, और 6 ही इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के सेगमेंट में दिए आते हैं 6। और जब ये क्लोरोफिल जो होता है पर्टिकुलर होता करता है सनलाइट की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये प्रोडक्ट जो होता है बेसिकली ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ये दोनों बेसिकली, और इसके साथ वाटर वगैरह ये सब चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स इन द बीन, रिपल्शन इन द सॉइल। अब इस सेगमेंट में हम देख पा रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें हम पहला टॉपिक लेंगे न्यूट्रिशन से रिलेटेड, जैसे कि आप लोअर सेक्शन में लाइन देख पा रहे हैं कि प्लांट्स एब्जॉर्ब द मिनरल्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन ऑर्डर टू मेक देयर आवर, यानी पौधे जो होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, मिनरल्स वगैरह को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और एक वो भी पर्टिकुलर ऑर्डर में, और अपने लिए क्या करते हैं, कुछ ना कुछ प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। एंड इसमें सॉइल जो होती है, सॉइल की आवश्यकता होती है इंक्रीज विद न्यूट्रिशन सच एज द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एक्सेट्रा रेगुलरली। अगर सॉइल से रिलेटेड चर्चा करते हैं, मिट्टी से रिलेटेड चर्चा करते हैं, तो पौधे मतलब मिट्टी जो होती है वो उसको आवश्यकता होती है बहुत ही पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन की, जैसे कि नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, फॉस्फोरस है, इसमें पोटेशियम है। ये रेगुलरली इनमें ये कह सकता हूँ उनका जो मैनर है वो उसमें बराबर तरीके से इसकी परसेंटेज वगैरह जो होती है वो इसमें पाई जाए उसमें मैनर में। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कंटेंट, only then can we grow and plant only keep them healthy। अगर हम बात करें तो उसका ओवर अगर सारा मैनर हम देख पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे इसमें प्रॉपर सेगमेंट में कि पौधा जो होता है उसकी ग्रोथ के लिए ये सब चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। इसके अलावा 17 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे के लिए, और इसमें 6 जो होते हैं वो बहुत ही, ये कहते हैं 6 को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं अगर हम बात करें, और जिसको हम एंड रेस्ट जो बचे हुए जितने ये सॉरी 6 जो हैं वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, एंड बचे हुए जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स की कैटेगरी में काउंट करते हैं। नेक्स्ट कंटेंट है आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन अ लार्ज क्वांटिटीज। मैक्रो जो होते हैं, मैक्रो के नेमिंग से पता चलता है कि मैक्रो जो होते हैं बेसिकली वो लार्ज क्वांटिटीज में पाए जाते हैं या फिर रिक्वायर होते हैं सॉइल से, यानी प्लांट्स वगैरह, प्लांट्स के लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं तो लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो बच्चों आज तक यही क्लास आपकी रहेगी। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे का अदर कोर्स ऑफ न्यूट्रिशन और जो बाकी का कंटेंट जो है वो लेंगे। अभी फिलहाल आप लोग जो हैं इसको अच्छे से पढ़िएगा, और रिकॉर्डेड जो वीडियो हैं जो यूट्यूब पे आपको मिल रहे हैं, और इस यूट्यूब का जो प्रोसेस होता है उसको आप हमारी जो स्कूल है SR ग्लोबल एकेडमी उसकी वेबसाइट पे जाके भी
लर्निंग के ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने क्लास वाइज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो देख सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको यूज़ देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ और बार बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। और हाँ, जो भी यूट्यूब चैनल है SR ग्लोबल एकेडमी का, उसे आप लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोज़ हैं और वो आप तक पहुँच सके। सो थैंक यू एंड आज के लिए हमारा पर्याप्त है और बाकी हम कल जाते हैं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।